तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 आ गई हैं। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि ये रैंकिंग्स भारत की हायर एजुकेशन के बारे में आखिर बता क्या रही हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 59, ये बस एक नंबर नहीं है, पता है। ये भारत की टॉप यूनिवर्सिटी की कहानी कहता है। लेकिन ये कहानी उतनी सीधी सादी भी नहीं है जितनी लगती है। तो भारत का जो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है एशिया में, उसकी रैंक है 59वीं। अब सवाल ये उठता है कि इस रैंक का असली मतलब क्या है भारत के लिए। चलिए इसी सवाल के जवाब में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारत के टॉप इंस्टीट्यूशंस की, फिर देखेंगे वो ज़बरदस्त एक्सपेंशन जो हुआ है, उसके बाद एक मिली-जुली तस्वीर पर नज़र डालेंगे, यानी सिक्के का दूसरा पहलू, और आखिर में ये समझेंगे कि पूरे एशिया के मंच पर भारत आखिर खड़ा कहाँ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी खबर से, भारत के सबसे बेहतरीन संस्थानों के साथ। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी, आईआईटी दिल्ली लगातार 5वें साल बना है भारत का नंबर 1 विश्वविद्यालय। ये वाकई एक ज़बरदस्त अचीवमेंट है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। एशिया में इसकी रैंक पिछले साल के 44 से फिसलकर 59 पर आ गई है। तो मतलब देश में तो टॉप पर एशिया में थोड़ी सी गिरावट। और देखिए, आईआईटी दिल्ली अकेला नहीं है। एशिया के टॉप 100 के इस एलीट क्लब में भारत के 7 संस्थान हैं। स्क्रीन पर देखिए, आईआईटी दिल्ली के साथ आईएससी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, सब बड़े नाम यही हैं। इससे ये तो पता चलता है कि हमारी नींव काफ़ी मजबूत है, पर साथ ही ये भी अंदाज़ा लगता है कि एशिया के लेवल पर कंपटीशन कितना टफ है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, और ये हिस्सा है एक अभूतपूर्व विस्तार का। इसकी पूरी कहानी आपको इन नंबर्स में मिलेगी। ये नंबर देखिए, 1125%। जी हाँ, सही सुना, 1125%। ये वो उछाल है जो क्यूएस रैंकिंग में शामिल होने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या में आया है। वाकई हैरान कर देने वाला आंकड़ा है ये। अगर इसे थोड़ा और आसान करके समझें तो 2016 में सिर्फ 24 भारतीय संस्थान इस लिस्ट में थे, और आज 2026 की रैंकिंग में ये नंबर बढ़कर हो गया है 294। इसका मतलब ये है कि चीन के बाद अब भारत एशिया में दूसरा ऐसा देश है जिसके सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में हैं। और हाँ, ये सिर्फ गिनती बढ़ाने वाली बात नहीं है। कुछ मामलों में भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, खासकर रिसर्च में। जैसे पेपर्स पर फैकल्टी का जो मेट्रिक है, मतलब एक प्रोफेसर कितने रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है, इस मामले में भारत के 5 विश्वविद्यालय पूरे एशिया के टॉप 10 में हैं। ये हमारी रिसर्च की असली ताकत दिखाता है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, इसमें भी एक ट्विस्ट है। तो चलिए अब उस मिलीजुली तस्वीर को देखते हैं, मतलब इस जबरदस्त ग्रोथ के साथ जो चुनौतियां आई हैं उन पर बात करते हैं। और यहीं आकर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। एक तरफ तो 36 संस्थानों ने अपनी रैंक में सुधार किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर दूसरी तरफ 105 संस्थानों की रैंक गिरी है, मतलब सुधारने वालों से लगभग 3 गुना ज्यादा। तो सवाल यह है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे 2 मुख्य वजहें सामने आती हैं। पहली, रिसर्च का इम्पैक्ट कम होना, मतलब रिसर्च पेपर तो बहुत छप रहे हैं, पर दुनिया भर के दूसरे साइंटिस्ट उन्हें उतना साइट नहीं कर रहे हैं, उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं। और दूसरी वजह है इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स का कमज़ोर होना, यानी बाहर के देशों से स्टूडेंट्स और फैकल्टी के साथ हमारा जुड़ाव अभी भी कम है। चलिए अब आखिर में भारत के इस परफॉर्मेंस को पूरे एशिया के पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं, ताकि हमें पूरी तस्वीर साफ हो जाए। तो इस रेस में सबसे आगे कौन है? एशिया के टॉप 4 पर नजर डालें तो हांगकांग, चीन और सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज का दबदबा साफ दिखता है। इसे देखकर एकदम क्लियर हो जाता है कि भारत के टॉप संस्थानों का मुकाबला किस लीग के खिलाड़ियों से है, और टॉप पर पहुंचना वाकई कोई आसान काम नहीं है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एक तरफ हमारी संख्या बढ़ रही है, लेकिन कई संस्थानों की रैंक गिर रही है। तो हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां ये सोचना होगा कि भारतीय शिक्षा के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए। क्या हमें सिर्फ संख्या पर ध्यान देना है या फिर गुणवत्ता पर भी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही तय करेगा कि आने वाले समय में ग्लोबल स्टेज पर भारत की पहचान क्या होगी।